जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल व्यू कॉन्सेप्ट में। दोस्तों, आज हम लोग दरोगा सीरीज में प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 2 सीट संख्या 15 को देखेंगे। साथ ही आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर एडुटेरिया का वॉल्यूम 2 और ज्ञानबिंदु जीएस एकेडमी का वॉल्यूम 1 भी हमने करवा रखा है, आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि निम्न में से किस अफ्रीकी देश का तट जो है सो भूमध्य सागर से नहीं लगता है? तो वह देश है सूडान। स्वर्ण रेखा नदी का उद्गम कहाँ है? तो इसका सही उत्तर है छोटा नागपुर पठार, जो कि झारखंड में अवस्थित है। अगला प्रश्न है कि बोगोटा बोगोटा निम्न में से किस दक्षिण अमेरिकी देश की राजधानी है? तो इसका सही उत्तर है कोलंबिया की। निम्न में से कौन सी झील इंडोनेशिया में स्थित है? तो इसका सही उत्तर है टोबा झील। अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो कैलाश पर्वत श्रेणी निम्न में से किसका हिस्सा है? तो इसका सही उत्तर है परा हिमालय का, ऑप्शन नंबर डी। चूना पत्थर बिहार के निम्न में से किस जिला समूह में पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है रोहतास और मुंगेर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो प्रश्न संख्या 7 कहता है कि भारत के कितने राज्यों की सीमा जो है म्यांमार के सीमा से मिलती है? तो इसका सही उत्तर है 4 राज्य, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। भारत में सबसे कम मात्रा में वर्षा निम्नलिखित में से किस वर्षा से होती है ना? कम मात्रा में पूछा गया है, तो इसका सही उत्तर है पश्चिमी विक्षोभ से। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन घाटी तमिलनाडु में है? तो इसका सही उत्तर है कंबम घाटी। गोदावरी डेल्टा का विस्तार किस राज्य में है? तो इसका सही उत्तर है आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन इनडायरेक्ट या डायरेक्ट स्पीच, है ना? तो इसका ही सेड डू एज यू विश but don't come and ask me for help if you get into difficulties। तो इसको हम लोगों को चेंज करना है दोस्तों इनडायरेक्ट स्पीच में। तो इसका सही उत्तर है he told me to do as I wished but not to go and ask him for help if I got into difficulties। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो अगला प्रश्न है हमारा कि सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन पेसिव वॉइस, है ना? पेसिव वॉइस में इसको हम लोग बदलेंगे। तो जोसेफ ओपनड द बाइबल, जोसेफ ओपनड द बाइबल। तो इसका सही उत्तर हम लोग देखने का प्रयास करते हैं, इसका पेसिव वॉइस क्या होगा, है ना? तो इसका पेसिव वॉइस होगा दोस्तों द बाइबल वाज ओपनड बाय द जोसेफ, ऑप्शन नंबर बी। अगला है कि किसी जीव में संगठन के स्तरों का जो संगठन का स्तर है उसका सही सरल से जटिल क्रम जो है हमारा क्या है, इसको हम लोग को अरेंज करना है। तो चलिए देखते हैं। तो अंग जो है सो इसका जो है सो स्तर सरल स्तर है, पहला स्तर, है ना? दूसरे पे जाएंगे तो हमारा सॉरी दोस्तों यंग नहीं, ये हमारा कोशिका जो कि हमारा सबसे निचला स्तर है ना? और दूसरे नंबर पे जाएंगे हम लोग तो इसका सही उत्तर है उत्तक, है ना? तीसरे नंबर पे हम लोग जाएंगे तो हमारा तीसरा चरण है अंग बनता है। उसके बाद चौथे चरण पे जाएंगे तो हमारा ऑर्गन सिस्टम बनता है, अंग प्रणाली जिसको बोलते हैं, है ना? और फिर अंतिम चरण पे जाते हैं तो वह है हमारा जीव बनता है। दोस्तों, यह सरल से जटिल क्रम है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि कोशिका का समूह मिलकर के उत्तक बनाता है, उत्तक मिलकर के अंग का निर्माण करते हैं, और अंग बहुत सारे अंग मिलने पर हमारा अंग प्रणाली बनता है, और अंग प्रणाली से मिलकर के ही एक जीव का निर्माण होता है। तो यह हमारा ऑप्शन नंबर ये इसका सही उत्तर था। अगले प्रश्न पे चलते हैं। दिए गए कथनों पर विचार करना है ना? तो कथन ये दे रहा है कि प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं, तो यह बात सही है। और श्वसन रिस्पिरेशन की प्रक्रिया में सभी जीव कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, तो यह भी बात सही है। तो हमारा दोनों ही कथन सही है, ऑप्शन नंबर सी को टिक करेंगे। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि कॉलम ए और कॉलम बी को सुमेलित करना है।
कॉलम ए में ग्रंथि को दिया हुआ है और उसके कॉलम 2 में हार्मोन को दिया हुआ है दोस्तों। तो हम लोग इसको सुमेलित करने का प्रयास करते हैं। तो अग्न्याशय कौन सा जो है हार्मोन स्राव करता है? तो इंसुलिन का स्राव करता है। हम लोग जानते हैं कि इंसुलिन का स्राव करता है। और पीयूष ग्रंथि जो कि वृद्धि हार्मोन का स्राव करता है ना। और अगले पे हम लोग चलते हैं। तो हमारा है अधिवृक्क ग्रंथि यानी कि एड्रिनल ग्लैंड जिसको कहते हैं, वह एड्रिने एड्रिनालाइन जो है सो हार्मोन का स्राव करते हैं। और थायराइड ग्रंथि थायरॉक्सिन हार्मोन का जो है सो स्राव करते हैं। या तो हमारा ए का 3, बी का 4, सी का 2, डी का 1 यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही। रक्त के मुख्य घटक कौन से हैं? तो रक्त के मुख्य घटक में हम लोग देखेंगे तो हम लोगों का जो है सो प्लाज्मा इसका घटक है ना। आरबीसी इसका घटक है। लसिका इसका ब्लड का घटक नहीं यानी कि रक्त का घटक नहीं है, प्लेटलेट्स घटक है ना। या तो हमारा 1, 2 एंड 4 जो है सो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि पौधे का कौन सा भाग जो परागण में भाग लेता है? तो इसका सही उत्तर है पुष्प, ऑप्शन नंबर डी। विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2025 में भारत की रैंकिंग पूछा गया है, वह है 71, 71वां स्थान है ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में। अगला है कि वर्ष 2025 का फूड प्लानेट पुरस्कार का खिताब किसने जीता है? तो वह है नाइद्रो कैप्ट, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 20 पे चलते हैं हम लोग। तो प्रश्न संख्या 20 है कि 20 जून 2025 को भारत के जो नीरज चोपड़ा हैं उन्होंने पेरिस डायमंड लीग में कौन सा पदक जीता है? तो वह है स्वर्ण पदक। और दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय जो है सो कहाँ है? तो इसका सही उत्तर है चेन्नई में। अगला प्रश्न है कि अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति द्वारा घोषित आपात की उद्घोषणा को कितना समय के अंदर संसद के दोनों सदनों में अनुमोदन प्राप्त हो जाना चाहिए? तो इसका सही उत्तर है 1 माह के अंदर, है ना, 1 माह के अंदर। अगला है विधान परिषद में निर्वाचित सदस्यों की संख्या सदन के कुल सदस्य संख्या की कितनी भाग होती है? तो इसका सही उत्तर है 6 भाग में 5 भाग होता है, ऑप्शन नंबर सी। भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन जो हुआ था वह किस वर्ष हुआ था? तो 1951 ईस्वी में हुआ था। और डॉक्टर जाकिर हुसैन कब जो है सो भारत के राष्ट्रपति पद पर आसीन हुए थे? तो इसका सही उत्तर है 1967 से 1969। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान सभा में उपराष्ट्रपति पद का अवधारणा किस देश से के संविधान से लिया गया है? तो इसका सही उत्तर है संयुक्त राज्य अमेरिका। और सहकारिता से संबंधित उपबंधों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है? सहकारिता से संबंधित उपबंधों का उल्लेख तो वह है भाग 9 बी में। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस संशोधन संविधान अधिनियम द्वारा यह व्यवस्था की गई है कि लोकसभा और विधानसभा में सीटों का पुनर्निर्धारण 2026 के पश्चात ही पहली जनगणना के सुसंगत आंकड़े के प्रकाशित होने के बाद ही किया जाएगा, है ना। तो इसका सही उत्तर है 84वां जो है सो संविधान संशोधन अधिनियम 2001 के अनुसार जो है सो यह निर्धारित किया गया है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। निम्न में से कौन प्रावधान चार्टर एक्ट 1833 का था? तो देखते हैं कि बंगाल के गवर्नर जनरल पद को भारत के गवर्नर जनरल पद के रूप में स्थापित किया गया था, यह बात सही है। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी को अगले 20 वर्षों के लिए भारत में अपने अधीनस्थ प्रदेश पर शासन करने का अधिकार का विस्तार मिला था, तो यह भी बात हमारा सही है। और गवर्नर जनरल के परिषद में चौथे परिषद के रूप में विधि सदस्य को जो है सो शामिल किया गया था, तो यह भी बात हमारा सही है। और भारत में जो है दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया था चार्टर एक्ट 1833 के तहत ही, तो यह भी बात हमारा सही है। अतः हमारा सभी उत्तर हमारा सही है दोस्तों। तो अतः हम ऑप्शन नंबर डी को टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 31 पे चलते हैं हम लोग। तो प्रश्न संख्या हमारा 31 है कि असीम शब्द का विलोम जो है सो क्या होगा? ठीक है,
तो असीम शब्द का विलोम हम लोग देखने का प्रयास करते हैं, तो इसका विलोम होगा समीम, है ना, असीम का समीम। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, जिसे जीता ना जा सके वाक्य के लिए एक शब्द कौन सा होगा? तो इसका सही उत्तर है अजय। एक खाद्य श्रृंखला फूड चेन में जो तृतीयक उपभोक्ता होता है वो कौन होते हैं? तो इसका सही उत्तर है मांसाहारी लोग, जो कि तृतीय उपभोक्ता होते हैं। अगला है कि मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर के संतुलन और मुद्रा का रखरखाव करता है? तो वह है अनुमस्तिष्क, जिसे हम लोग सेरिबेलम कहते हैं। अगला प्रश्न है कि कोशिका का कौन सा अंगक, है ना, प्रोटीन संश्लेषण में शामिल होता है? तो इसका सही उत्तर है राइबोसोम। अगला प्रश्न, कार्बन की मात्रा के बढ़ते क्रम में लोहे के विभिन्न रूपों को व्यवस्थित करना है, तो हम लोग देखते हैं, व्यवस्थित करते हैं इसको। तो पिटवा लोहा जो कि लगभग शुद्ध लोहा होता है दोस्तों, इसमें कार्बन की मात्रा बहुत ही कम मात्रा पाई जाती है। दूसरा, और उससे थोड़ा सा अधिक इस्पात में कार्बन की मात्रा पाया जाता है। और कच्चा लोहा में जो है सो सबसे अधिक कार्बन की मात्रा पाया जाता है। अतः हमारा 1, 3, 2 जो है सो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो अगला प्रश्न है दोस्तों कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्केन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो सत्य कथन को हम लोगों को बताना है। तो इसका सत्य कथन देखते हैं कि इसमें कार्बन परमाणुओं के बीच केवल एकल बंध होते हैं, तो यह बात सही है। इनका सामान्य सूत्र CnH2n होता है, यह नहीं होता है। यह सामान्यतः अत्यधिक अभिक्रियाशील होते हैं, यह अत्यधिक अभिक्रियाशील नहीं होता दोस्तों। और इनका उपयोग जो है सो ईंधन के रूप में किया जा सकता है। यह तो हमारा 1 और 4 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि हिंदी भाषा का साहित्य युवा पुरस्कार जो है सो 2025 कविता संग्रह फिर उगना के लिए जो है सो किसे चुना गया है? तो इसका सही उत्तर है पार्वती तिर्की को। अगला प्रश्न है कि भारत सरकार ने प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय का निर्देशक किसे नियुक्त किया है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों अश्विनी लोहानी को। अगला प्रश्न है कि 13 जून 2025 को जो चलाया गया था ऑपरेशन राइजिंग लायन, किस देश द्वारा शुरू किया गया था? तो इजराइल के द्वारा शुरू किया गया। और किसके विरुद्ध? तो ईरान के विरुद्ध जो है सो, है ना। ऑप्शन नंबर बी। किस धर्म के साहित्य को आगम कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है जैन धर्म के साहित्य को। गुलामगिरी जो है निम्नलिखित में से किसकी रचना है? तो इसका सही उत्तर है ज्योतिबा फूले की रचना है ना, गुलामगिरी। ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 43 पे चलते हैं हम लोग। तो प्रश्न संख्या 43 है कि सल्तनत काल में जो दीवाने बंदगान नामक विभाग किस शासक ने सृजित किया था? तो दीवाने खैरात या फिर दीवाने बंदगान, ये सब जो है सो हमारा किसने शुरू किया था? तो इसका सही उत्तर होगा फिरोज शाह तुगलक, जो कि इस ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में, है ना। और अगला है विजयनगर की यात्रा पर आया जो विदेशी यात्री था डोमिंगो पायस किस देश का था? तो इसका सही उत्तर है पुर्तगाल का, ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। तो अगला प्रश्न है हमारा 45। तो अकबर के शासनकाल के संबंध में निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसको हम लोग देखते हैं। तो यह हमारा दीन ए इलाही, जो कि यह 1575 ईस्वी में शुरू किया गया था, यह हमारा सुमेलित नहीं है। यह शायद दोस्तों 1583 ईस्वी में शुरू किया गया था दीन ए इलाही। इसको आप देख लीजिएगा एक बार, है ना। वैसे मुझे याद है कि 1583 ईस्वी में जो शुरू किया गया था। अगला है विनोबा भावे ने अपना भूदान आंदोलन जो है सो किस वर्ष शुरू किया था? तो इसका सही उत्तर है 1951 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि निम्नांकित में से किस वेदांग के प्रमुख विद्वान थे? तो ज्योतिष जो है सो वेदांग के प्रमुख विद्वान थे। और कौन सा राजा सो मौर्य साम्राज्य का उत्तराधिकारी बना? तो वह शुंग वंश बना। और नैस्डैक जो कि शेयर बाजार किस देश का है? तो इसका सही उत्तर है USA का है नैस्डैक शेयर बाजार, है ना। अगला है बैंकिंग प्रणाली में आधार यानी कि बेस रेट जो है सो क्या है? तो इसका सही उत्तर है वह न्यूनतम ब्याज दर जिसके नीचे अनुसूचित वाणिज्य बैंक अपने ग्राहकों को ऋण नहीं प्रदान कर सकते हैं, वही जो है सो आधार
दर है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो अगला प्रश्न है गणित का है ना। अगला प्रश्न है कि एक तत्व एक्स के एम कोष यानी कि तीसरे कोष में 5 इलेक्ट्रॉन है यदि तत्व द्वारा बनने वाले स्थिर आयन में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्रमशः क्या होगी, है ना। तो इसको हम लोग देखते हैं तो उसमें 15 प्रोटॉन और 18 इलेक्ट्रॉन होगा, है ना। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि दूध से क्रीम को अलग करने के लिए जो सो उपयोग की जाने वाली पृथक्करण तकनीक का सिद्धांत क्या है। तो इसका सही उत्तर है अधिक घनत्व वाले कण नीचे बैठ जाते हैं और हल्के कण ऊपर रहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर था। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न संख्या 55। तो इसमें से दिया हुआ नीचे दी गई अभिक्रिया किसका उदाहरण है। तो Fe जो कि सॉलिड है और CuSO4 जो कि एक्वस है, इसको जब हम लोग मिलाते हैं तो FeSO4 बनाता है और Cu को अलग कर देता है। या तो हमारा यह जो है सो विस्थापन अभिक्रिया है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। देखिए इसमें Fe जो है सो इसमें रिप्लेस Cu को रिप्लेस कर देता है ना। यह हमारा विस्थापन अभिक्रिया है। ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन का सबसे उपयुक्त उदाहरण है, ना कि रासायनिक परिवर्तन का, यानी कि भौतिक परिवर्तन का उदाहरण ढूंढना है। तो इसका सही उत्तर है पानी का बर्फ में जमना। यह जो है सो भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि भौतिक परिवर्तन वह परिवर्तन होता है दोस्तों जो जिसमें बदला फिर उसमें चेंज हो सकता है। जैसे पानी से बर्फ बना तो बर्फ से पानी भी बन गया, तो वह हमारा भौतिक परिवर्तन हुआ। रासायनिक परिवर्तन जैसे हम लोग भोजन खाते हैं और वह जो है सो आउटपुट निकलता है, तो वह जो हमारा रासायनिक परिवर्तन होने के बाद जो है सो निकलता है। और हम लोग देखेंगे दोस्तों जैसे कागज को जलाना है, तो उसको हम लोग जला तो देंगे लेकिन उसको वापस हम लोग कागज में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या। तो इसका जवाब है नहीं कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमारा वह रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। अगला प्रश्न है कि इंद्रधनुष में रंगों का सही क्रम क्या है ना। रंगों का सही क्रम हम लोग देखेंगे तो रंगों का सही क्रम इसमें से क्या है, यदि बैगनी रंग से शुरू किया जाए तब। ठीक है, तो इसका हम लोग सही उत्तर देखने का प्रयास करेंगे। तो बैगनी, उसके बाद क्या आएगा, जामुनी, उसके बाद नीला, उसके बाद हरा, पीला, नारंगी और अंततः लाल। अतः हमारा ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। उम्मीद पोर्टल जो कि पोर्टल पे भी हम लोगों ने करंट अफेयर के महत्वपूर्ण टॉपिक में इसे कवर किया है दोस्तों। हर एक प्रैक्टिस सेट में एक प्रश्न जरूर ही रहता है पोर्टल से, तो आप जाकर के वहाँ पे महत्वपूर्ण टॉपिक करंट अफेयर के सीरीज में प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं उसे। अगला है उम्मीद पोर्टल का शुभारंभ किस केंद्रीय मंत्री ने किया है। तो इसका सही उत्तर है किरण रिजिजू ने। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि विश्व पर्यावरण दिवस 2025 की थीम जो है सो क्या है। तो प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करना जो है सो इसका थीम है। किस कंपनी ने माइक्रोसॉफ्ट को पीछे छोड़कर विश्व का सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है। तो वह है अनवीडिया। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि बैंक दर में वृद्धि का प्रभाव निम्न में से कौन है। तो इसका सही उत्तर है अर्थव्यवस्था में तरलता में कमी। मुद्रापूर्ति की निम्नांकित किस माप में वाणिज्यिक बैंकों के पास जमा जो है सो समझ राशि यानी कि टाइम डिपॉजिट्स को जो समय जमा राशि को शामिल किया जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि दूरसंचार अवसंरचना के लिए बिहार में लागू राज्य की नियमावली किस वर्ष की गई है। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों 2020 में। ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो अगला प्रश्न है विश्व बैंक समूह में प्रवेश की कुंजी किस संस्था की सदस्यता को माना जाता है। तो इसका सही उत्तर है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की। अगला प्रश्न है कि भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम किस वर्ष आरंभ किया गया था। तो इसका सही उत्तर है वर्ष 2008 ईस्वी में जो सो इसे आरंभ किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न संख्या 67। तो 67 को देखते हैं। तो इसमें से है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या का घनत्व कितना था, है ना। तो इसका सही उत्तर हम लोग देखेंगे तो 382 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में 382 व्यक्ति निवास करते थे। अगला है कि अशोक के
जो अभिलेखों में कितने जो सो शिलालेख शामिल हैं? तो इसका सही उत्तर है 33 शिलालेख। अगला है कि पंचवर्ष पांचवी और छठी पंचवर्षीय योजना के बीच शुरू की गई चल योजना के मुख्य उद्देश्य क्या थे? तो इसका मुख्य उद्देश्य था आर्थिक संकट प्रबंधन और नीति समायोजन पर ध्यान केंद्रित करना, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में अभिनय के चार पहलू आंगिक, आहार्य, वाचिक और सात्विक और नृत्य नृत्य और नाट्य संपूर्ण संयुक्त है? तो इसका सही उत्तर है कथकली, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा इकाइयां हैं, है ना? तो ऑप्शन नंबर हम लोग देखने का प्रयास करेंगे तो यह है हमारा जूल जो सो ऊर्जा की इकाई है, किलोवाट ऊर्जा का इकाई है ना? वाट भी जो है सो हमारा किसका इकाई है? वाट भी हमारा वाट जो है सो हमारा ऊर्जा का इकाई नहीं है दोस्तों, है ना? ये हमारा पावर का इकाई है, शक्ति का, है ना? कैलोरी भी हमारा ऊर्जा का इकाई है। तो हमारा 1 2 4 अतः ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो अगला प्रश्न है कि एक कार 20 मीटर प्रति सेकंड की प्रारंभिक गति से चलना शुरू करती है और 5 सेकंड में 30 मीटर प्रति सेकंड की गति प्राप्त कर लेती है। कार का त्वरण निकालना है ना? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगला प्रश्न है कि यदि 10 ओम के प्रतिरोधक रेसिस्टर में 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाती है तो प्रतिरोधक के सिरों पर विभवांतर कितना होगा? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों 20 वोल्ट, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि एक समतल दर्पण जिसे कि हम लोग प्लेन मिरर कहते हैं द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है? तो इसका सही उत्तर है आभासी और सीधा। ध्वनि की तारत यानी कि पिच किस गुण पर निर्भर करती है? तो इसका सही उत्तर होगा आवृत्ति पर, ऑप्शन नंबर बी। ग्लोबल ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो वह है कुमार मंगलम बिरला, ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न है दोस्तों 79 है ना? 79 नंबर प्रश्न है कि भारतीय उद्योग परिसंघ CII का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो वह है राजीव मेमानी। अगला है 3 जून 2025 को IPL का फाइनल मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने किस टीम को हरा करके जीता है? तो वह है पंजाब किंग्स को। अगला है कि सरहुल उत्सव अगला है दोस्तों कि सरहुल जो उत्सव मनाया जाता है निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो यह सरहुल जो है सो आदिवासियों का त्योहार है और यह जो है सो झारखंड राज्य में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है यह वह अवधि जब हम लगभग 12,000 वर्ष पूर्व से लेकर के लगभग 10,000 वर्ष पूर्व तक जो है सो पर्यावरणीय परिवर्तन पाते हैं तो उसको क्या कहते हैं? तो उसे मध्यपाषाण कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि वाणिज्य शब्द मुख्यतः जो है सो किससे संदर्भित है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों वस्तुओं के वितरण को जो है सो संदर्भित करता है। आत्मनिर्भर भारत स्वरोजगार योजना किस तिथि को आरंभ की गई थी? तो इसका सही उत्तर हम लोग देखेंगे तो 1 अक्टूबर 2020 है। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि इंडियन प्रीमियर लीग है ना में ऑरेंज कप यानी कि IPL में जो ऑरेंज कैप किसे दी जाती है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों लीग में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले को ऑरेंज कैप मिलता है और सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी को पर्पल कैप मिलता है ना? निम्नलिखित में से कौन सा भारत का राष्ट्रीय पर्व नहीं है? तो इसका सही उत्तर है राष्ट्रीय एकता दिवस जो सो राष्ट्रीय पर्व नहीं है। बाकी स्वतंत्रता दिवस है, गांधी जयंती है और गणतंत्र दिवस भी है ना? अगला प्रश्न है कि बहिष्कृत हितकारिणी सभा बहिष्कृतों के कल्याण हेतु संस्था का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर थे, है ना? भारत के रजिस्ट्रार जनरल जनगणना आयुक्त का कार्यकाल किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो वह है गृह मंत्रालय के अंतर्गत, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा विधानसभाओं के कार्यकाल को एक बार में अधिकतम 1 वर्ष की अवधि के लिए बढ़ा सकता है? तो कौन बढ़ा सकता है? संसद, है ना? अगला प्रश्न है
कि RGNIYD यानी कि राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान का प्रस्तावित नाम क्या था? तो इसका प्रस्तावित नाम था मानित राष्ट्रीय युवा विश्वविद्यालय, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि सर्दियों के दिनों में दिन के समय औसत तापमान 34 डिग्री सेल्सियस होता है और रात में यह गिरकर 8 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। प्रतिशत कमी इसमें से पूछा गया था, तो यह है 76.47%। यह गणित का भी प्रश्न था दोस्तों। अगला प्रश्न है कि गणित का है, तो हम लोग आगे देखते हैं कि पृथ्वी की सतह किसी वस्तु का भार जो 60 न्यूटन है, तो चंद्रमा की सतह पर उसका भार लगभग कितना होगा? तो इसका मान लें कि चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी का 1/6 है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 60 जो है 100 न्यूटन जो यदि पृथ्वी पर बल लग रहा है दोस्तों, पृथ्वी के सतह पर, तो चंद्रमा पर क्या हो जाएगा? 1/6 गुना हो जाएगा, यानी कि 60 को जब हम लोग 1/6 गुना करते हैं, तो यह जो है सो दोस्तों हो जाएगा 14×70, या तो हमारा 10 न्यूटन इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि एक जलीय खाद्य श्रृंखला है ना, 94 नंबर को देखते हैं। तो एक जो है सो जलीय खाद्य श्रृंखला के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ऊर्जा का प्रवाह उत्पादकों से सर्वोच्च उपभोक्ता की और एक दिशीय होता है, तो यह बात हमारा सही है। DDT जैसे यह जैव निम्नीकरण रसायनों की सांद्रता प्रत्येक उच्च पोषी स्तर पर बढ़ जाती है, यानी कि जैव आवर्धन कहलाता है। यह भी हमारा ऑप्शन सही है। और सर्वोच्च उपभोक्ता में जो संचित ऊर्जा की मात्रा है उत्पादक स्तर पर उपलब्ध कुल सौर ऊर्जा के 1% से भी कम होती है, तो यह भी बात हमारा सही है। अगला है कि फाइटोप्लैंक्टन जो कि पादप जो सो पल्लक है, इस श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, तो यह इसमें प्राथमिक उपभोक्ता नहीं होता है। तो यह तो हमारा 1 2 3 इसमें सही था, तो ऑप्शन नंबर सी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है कि जो है कि ओजोन परत के क्षरण के लिए CFC मुख्य रूप से उत्तरदायी है। संताप मंडल में उनकी विनाशकारी क्रिया का सबसे सटीक कारण क्या है, जिसके कारण मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जैसे अंतर्राष्ट्रीय समझौते हुए? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों कि सूर्य के पराबैंगनी विकिरण की उपस्थिति में जो है CFC जो है क्लोरीन के मुक्त मूलक है ना, फ्री रेडिकल्स निकालते हैं जो ओजोन अणुओं को नष्ट करने के लिए एक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं। अतः हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में हरित क्रांति की सफलता का एक प्रमुख कारण गेहूं की बौनी किस्मों का विकास था। इन उच्च उपज वाली किस्मों को विकसित करने के लिए संकरण यानी कि हाइब्रिडाइजेशन में जो है सो मुख्य कृषि वैज्ञानिक लक्षण जो है सो क्या था? इसका सही उत्तर होगा पोषक तत्व यानी कि उर्वरकों के प्रति बेहतर प्रतिक्रिया और गिरने यानी कि लोडिंग के प्रति प्रतिरोध, और जिससे अनाज के भारी दानों को सहारा मिल सके, है ना। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि एक किसान दो लगातार अनाज जैसे गेहूं और चावल की फसलों के बीच एक फलीदार फसल जो कि जैसे मटर हो गया, चना हो गया, उगाने का निर्णय लेता है, तो इस कृषि पद्धति जैसे कि फसल चक्रण कहते हैं का मुख्य वैज्ञानिक लाभ जो सो क्या है? तो ये इसका लाभ है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि फलीदार पौधों की जड़ों की ग्रंथिकाओं में मौजूद जो है सो सहजीवी राइजोबियम बैक्टीरिया वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके मिट्टी की उर्वरता यानी कि नाइट्रोजन की पूर्ति को स्वाभाविक रूप से बढ़ाते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि 2 जून 2025 को राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन के तहत जो 18वीं BSF की टुकड़ी किस देश में भेजी गई है? तो इसका सही उत्तर है कांगो में। 72वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 2025 किसने जीता है? तो वह जीता है ओपाल सुजाता चुआमसरी ने, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है
कि किस राज्य सरकार द्वारा अंकुर पहल की शुरुआत की गई है। तो अंकुर पहल की शुरुआत की गई है उड़ीसा सरकार के द्वारा। हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है दोस्तों। हमारे वीडियो से जुड़ने के लिए, हमारे चैनल से जुड़ने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। आपके लिए और भी जरूरी टॉपिक पर वीडियो बनाऊंगा, आप हमें निर्देशित करें और कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें बताएं दोस्तों। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।